एक किन्नर से शादी करने वाले मर्द की कहानी। मेरे दोस्त और मोहल्ले वाले समझते हैं कि मैं बस पैसे के लिए निशा के साथ हूँ। वो पैसा कमाती है और मैं खर्च करता हूँ। आम लोगों को भी यही लगता है कि किन्नर पैसे वाले होते हैं। वो शौक से रहते हैं, उनके पास मुफ्त का पैसा होता है और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कुछ होती नहीं। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है, ये अधूरा सच है। मैं और निशा इस 10 बाय 10 फुट के कमरे में रहते हैं। रात को जब कमरे में हल्की रोशनी होती है तो दीवारों का ये केसरिया रंग मुझे अच्छा लगता है। हमारे पास एक ढोलक है, एक बिस्तर और कोने में दुर्गा जी की ये मूर्तियाँ। निशा इनकी पूजा करती है। निशा कहती है कि जब हम अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को ही नहीं समझा पाए तो लोगों को इस बारे में समझाने से क्या बदल जाएगा। इसलिए घर के बारे में वो बाहर के लोगों से कम ही बात करती है। निशा मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंग और माथे पर बड़ी बिंदी लगाने का उसे बहुत शौक है। हम दोनों की कहानी 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई थी। पहले निशा का नाम प्रवीण था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं प्रवीण से पहली बार मिला तो वो 10वीं में था। मैंने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और बड़े भाई ने काफ़ी समझाया था कि मैं स्कूल जाऊं, पर उन दिनों हम खुद को हीरो समझते थे। आज मैं भले ही उसे बुरी संगत कहूँ, लेकिन जिन लोगों में मैं उठ बैठ रहा था उनका मुझ पर काफ़ी असर था। उनमें से ही कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने शादी वाले घरों में जाकर घोड़ी, टप्पे बनने और कई दूसरे तरह के लोकगीत गाने का काम शुरू किया था। 16 साल की उम्र में मैं अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो गया था। उधर प्रवीण 12वीं क्लास में आ गया था। हम दोनों नाबालिग थे और लव रिलेशन में थे। वो लड़की है या लड़का, इस बात से मुझे कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसका खूबसूरत होना या लड़की जैसा दिखना मेरे लिए मायने नहीं रखता था, बल्कि जब मैं और प्रवीण मिले थे तब वो लड़कों की तरह ही पैंट शर्ट पहनता था। किसी लड़की के साथ रिलेशन में होना कैसा होता है ये भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि प्रवीण से पहले मैं एक लड़की के साथ 2 साल तक रिलेशन में था। हमारे शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। बाद में उसकी शादी हो गई, पर मुझे लगता है कि मैं किसी महिला से रिलेशन होने के मुकाबले अब ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन प्रवीण के साथ होने का एहसास मुझे हमेशा ही अच्छा लगा। घर में मैं पति हूँ और वो पत्नी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रवीण की फीलिंग शुरुआत से ही लड़कियों वाली थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक है। 12वीं क्लास में ही उसने अपने कान छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब प्रवीण के घर वालों को पता लगा कि उनका बेटा लड़का नहीं है और वो मेरे साथ रिलेशन में है तो उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उन्होंने प्रवीण को घर से निकाला तो नहीं, लेकिन उसे छत पर बने एक कमरे में रहने को कह दिया और वहाँ पानी और बिजली तक बंद कर दी। वो पढ़ाई कर सके इसके लिए तब मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया था। मुझे लगता है कि उस वक्त जो तकलीफ़ें थीं उनसे हम साथ लड़े, जिस वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ। मुझे खुशी है कि प्रवीण मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गया। मेरी माँ कहती थी कि पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, पर प्रवीण के लिए दुनिया नहीं बदली। किन्नरों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कहकर कई लोगों ने प्रवीण को काम पर रखने से मना कर दिया। इसी वजह से प्रवीण ने किन्नरों के समूह में शामिल होने का फैसला किया था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि किन्नरों का ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब होगा शादियों और लोगों की खुशी के मौक़ों पर गाना गा बजाकर पैसे मांगना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार निशा प्रवीण को गली में तालियां पीटते देखा था। मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने, उसके घर वालों ने उसे वैसे ही स्वीकार किया होता। उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो वो आज कुछ और कर रही होती। उसे मजबूरी में इस पेशे में ना आना पड़ता। हालांकि मैं अब साउंड सिस्टम लगाने का ठेका लेने लगा हूँ और हम दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, घर चल जाता है।
निशा के साथ जो हुआ उसे लेकर शुरुआत में मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदगी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश थी, हम खुश थे। किन्नर समूह की मुखिया ने ही प्रवीण का नाम बदलकर निशा रखा था। मैंने इस सब में उसका साथ दिया, पर उसके बड़े भाई और उसके पिता ने कई बार उसकी पिटाई की। निशा के घर का माहौल इतना ख़राब हो गया कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो परिवार वालों ने उससे मुंडन करवाने को कहा, लेकिन निशा ने साफ मना कर दिया। निशा की माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब लगभग 10 साल हो गए हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर छोटे बाबू से अपनी शादी रजिस्टर करवाने के बारे में पूछा था। वो बोले, हिजड़ों की शादी रजिस्टर नहीं होती। किसी ने बताया कि निशा सेक्स चेंज ऑपरेशन करा ले तो शादी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई, तो हमारी शादी की कोई कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। उसका लड़कियों की तरह पेश आना, ऐसा रिश्ता बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। निशा के समूह में करीब 25 किन्नर ऐसे हैं जिनसे पुरुषों ने शादी की है। इन 25 में से 10 पुरुष ऐसे हैं जिनकी किसी महिला से भी शादी हुई, उनका परिवार है और बच्चे भी, लेकिन वो सप्ताह में 2 दिन अपने किन्नर पार्टनर के साथ रहते हैं। निशा और मेरे रिलेशन में ये पहले से तय था कि बंदा पति मैं हूँ और निशा मेरी पत्नी है। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख लेती है। तैयार होती है तो मुझसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि घर में मर्द मैं हूँ तो मेरी ही चलेगी। हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं। इसमें सभी किन्नर अपने पतियों के साथ आते हैं। निशा और मुझे ये पार्टियाँ बहुत पसंद है। इन पार्टियों में सभी जमकर डांस करते हैं और बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे ये पार्टियाँ इसलिए भी पसंद हैं क्योंकि इनमें निशा एक किन्नर की तरह नहीं बल्कि एक महिला की तरह पेश आती है। कई बार किन्नर लड़कों को भी छेड़ देते हैं, पर निशा इन पार्टियों में या कहीं घूमते वक्त ये ख्याल रखती है कि वो मेरे सामने तालियां ना पीटे, गालियां ना दे और किन्नरों के लहजे में लोगों से तेज़ आवाज़ में बात ना करे। वो शायद मुझसे शर्माती है, ये मुझे अच्छा लगता है। वैसे निशा में लड़कों वाली ताकत भी है। घर पर जब मजाक में हम दोनों में हाथापाई हो जाती है तो उसे हरा पाना आसान नहीं होता। कई बार तो वो मुझे ही गिरा देती है। पहले मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन अब ज़्यादातर पीछे छूट गए हैं क्योंकि वो मुझसे किन्नरों से दोस्ती करवाने के लिए कहते हैं। उनका दिमाग सिर्फ सेक्स तक सीमित था। वो ना तो किन्नरों को लेकर गंभीर थे और ना ही मेरी सोच समझते थे। निशा के समूह की मुखिया मुझे अपने दामाद की तरह इज्जत देती है। निशा ने शादी से पहले घर छोड़ा था। इस बात को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तब से लेकर आज तक उसने कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। वो अपने भाई और पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे लगता है कि वह किन्नर है तो उसे पिता की संपत्ति में भी उसका कोई अधिकार नहीं बचा। पिता के बाद निशा के बड़े भाई को दोनों का हिस्सा मिलेगा। मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग मुझसे बात करने से बचते हैं। हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने कहा कि वो मुझसे तभी मिलेंगे जब मैं निशा को छोड़ दूँगा, तो मैंने रिश्तेदारों को ही छोड़ दिया। हालांकि बीते 2 सालों में परिवार के लोगों ने ये दबाव बढ़ाया है कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं। उन्हें ये लगता रहता है कि मेरी राय बदलेगी। वो शादी के लिए 3 लड़कियों के प्रस्ताव ला चुके हैं, लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं शादी के बाद भी निशा के साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात मैं उन्हें टहलाने के लिए कह देता हूँ। वही शादी की बात भी होती है तो निशा का डर बढ़ने लगता है कि कहीं मैं उसे छोड़कर ना चला जाऊँ। इसी डर में वो मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से रोकती है ताकि किसी और लड़की के चक्कर में मैं ना पड़ जाऊँ। मैं इस बात पर बड़ा हंसता हूँ। मेरी माँ अपने अंतिम दिनों में कहा करती थी, बेटा मत पड़ इन चक्करों में, जवानी के साथ सब चला जाएगा। घर महिला से ही चलता है। तू सबसे छोटा है। मेरे मरने के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। अब उसकी बात सही लगने लगी है। हालांकि उस वक्त मैंने उन्हें कहा था, माँ ये दिल की लगी है, नहीं छुड़ रही। माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो ये कहकर मुझे डराते ज़रूर हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा
जीवन मुश्किल होता जाएगा। मैं प्यार करता हूँ निशा से, सच्चा प्यार। मैं इसके साथ भी पूरी लाइफ बिता दूँगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये लड़का है, लड़की है या किन्नर। मेरा इससे दिल मिलता है, बस यही है। मेरी बस 2 ख्वाहिशें हैं। एक, इस कमरे से थोड़ा बड़ा घर खरीदना है जहाँ हम तरीके से रह सकें, और दूसरा, एक बच्चे को गोद लेकर उसकी शादी करनी है। मैं अपनी शादी में कुछ खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं देखी और दावत भी नहीं कर पाया था। हालांकि निशा किसी बच्चे को गोद लेने के ख्याल से डरती है। उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।